सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लू फेंग की आगे की जर्नी को कवर करने वाले हैं। स्पेशली गाइस, लास्ट वाला ब्रेकडाउन वीडियो जस्ट मोमेंट पे एंड हुआ था। भाई मैं तो मतलब इस पूरे वीक में शायद स्वॉर्ड स्टार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। तो अगर तुम भी मेरी तरह एक्साइटेड हो तो देर किस बात की यार। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले स्केलेटन रेस का जो 4 लेवल मास्टर है उसका सीन दिखाया जाता है। अब गाइस, जिनको नहीं पता तो अब मैं क्या ही करूँ यार, लेकिन कहानी का सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे 4 लेवल मास्टर के सामने यहाँ उनका एक डिसाइपल मौजूद था और यहाँ पे वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमें पहले स्क्रीन में ही एलिमिनेट कर दिया गया। यहाँ तक कि फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के जो डिवाइन आई रेस है वो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन फिर भी उन सबको आगे बढ़ने दिया गया, लेकिन हमें वहाँ पहले चांस में एलिमिनेट कर दिया। आप बताइए, क्या ये हमारे साथ इंसाफ हुआ? हम स्केलेटन रेस के लोग, क्या हम लोग इतने ज्यादा तुच्छ हैं कि ये जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं? हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है और हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। बाकी लोगों को इनहेरिटेंस लेने का मौका मिल गया और हमें बस यहाँ पे ऐसे ही नकार दिया गया, मुंह उठा के हमें बाहर फेंक दिया गया। क्या ये सही है? अब यहाँ पे इसकी बात सुन के इनका जो सुपीरियर है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पूरे यूनिवर्स ओशन के चप्पे चप्पे पे ये खबर फैला दो, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, और उस इनहेरिटेंस की खबर हर एक एक्सपर्ट के कान में जानी चाहिए, ताकि वो लोग भी इस मैदान जंग में कूद पड़े। एक बार अगर ये खबर सारे एक्सपर्ट्स के कान में पहुंच जाए ना, तो बोर्ड ऑफ मौजिलम पूरी तरीके से केओस में घिर जाएगा। रखे वो अपनी इनहेरिटेंस, अगर ये बचा सकते हो तो हम उनके दुआनदोंग रिवर्स इनहेरिटेंस को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। अगर ये हमारे हाथ नहीं लगा तो किसी का होने नहीं देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे जो ग्रीन कलर का स्टोन स्टैचू था उसके अंदर से आवाज आती है। वो कहने लगता है कि लेकिन हमारा स्केलेटन रेस अगर इस केओस का फायदा उठा पाता है तो फिर ये चीज हमारी हो सकती है, अगर हम सही से एक्ट करते हैं तो। अब यहाँ पे बाकी सारे जो स्टोन पिलर्स थे ना, उनके अंदर से भी इनके सुपीरियर की आवाज आती है और वो सब भी अग्री कर जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग अपनी बत्ती बुझा के चले जाते हैं। आई मीन यार, वो स्टोन स्टैचू ग्लो करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे स्केलेटन रेस का ये बंदा, अब यहाँ पे वो मास्टर समझ जाता है कि इसको क्या करना है, जिसके बाद भाई वो अपने काम में लग जाता। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ मौजिलम के अंदर तो अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पे हमें लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की जो फर्स्ट ट्रायल है वो एक्टिवेट हो चुका था। अब यहाँ पे लू फेंग उस गेट के खुलते साथ ही अंदर आ जाता है। चारों तरफ बिल्कुल घनघोर अंधेरा था और तभी यहाँ पर हमें उसी बीस्ट को दिखाया जाता है। काफी बड़ी बड़ी चेन्स लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इसे बस इसी ट्रायल के लिए यहाँ पे बांध के रखा गया हो। और जैसे ही लू फेंग एंटर करता है तो उसके हाथों पर जो बेड़ियां लगाई गई थी उन्हें छोड़ दिया जाता है। लू फेंग जैसे ही देखता है तो उसे यहाँ पे अंदाजा लग जाता है कि भाई उसका पाला पड़ा किस चीज से है। अब तभी यहाँ पे पीछे से मास्टर बताने लगते हैं कि ये जो बीस्ट तुम अपने सामने देख रहे हो ना, इसे क्यूलो कहा जाता है और तुम्हारा टास्क बस इतना है कि इसके अगेंस्ट तुम्हें सिंपली बस सरवाइव करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे लू फेंग को कमांड मिल चुका था, मास्क वो पहन लेता है और तब तक क्यूलो भी जोर की दहाड़ लगाता है। उसकी ऑरा ही बता रही थी कि भाई वो कितना ज्यादा बेताब है उसे मसलने के लिए। तभी यहाँ पे लू फेंग को बताया जाता है कि चाहे जो हो जाए, तुम अपने पैलेस टाइप के जो ट्रू ट्रेजर है उसके अंदर छुप के नहीं बैठ सकते। यहाँ पे लू फेंग तो कमर कस चुका था, तब तक क्यूलो सीधा हवा में जंप करते हुए फुल स्पीड के साथ उसके ऊपर हमला करने जाता है। लू फेंग अपने उस क्लॉ का यूज करते हुए अपने क्रेजी डीमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर के 3rd लेवल एक्सटर्मिनेशन गॉड का यूज करता है और एक सिंगल स्ट्राइक और ये स्लैश अटैक इतना खतरनाक था कि लिटरली इसके मतलब परखच्चे उड़ा देता है। और यहाँ पे वो बीस्ट काफी दूर जा गिरता है। यहाँ पे तभी जैसे ही वो गिरता है ना जमीन पे, लू फेंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है और मन में कहने लगता है कि क्या एक बीस्ट जो कि यूनिवर्स मास्टर को मारने के इक्वल है, वो उसे निपटाने में केपेबल है, तो कैसे आखिर एक सिंगल हिट उसे कोलैप्स कैसे करा सकता है? लू फेंग को अपने ताकत पे यकीन नहीं हो रहा था, या फिर मैं ये कहूँ कि उसका ओपोनेंट इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। उसे ये चीज मतलब एक्सेप्ट ही नहीं की जा रही थी। अब सडनली यहाँ पे जो बीस्ट था ना, यानी कि क्यूलो, भाई वो हार नहीं मानता, वापस से उठता है, एक और अटैक सीधा लू फेंग के ऊपर कर देता है। लू फेंग भी अपने पावर्स को गैदर करते हुए सीधा आर्मर की मदद से उसकी तरफ बढ़ता है और घुमा के एक फिस्ट सीधा उसकी फिस्ट पे लैंड करता है। लेकिन भाई क्यूलो का हाथ ही मतलब बिल्कुल हड्डियां टूट जाती है, हाल उसका इतना बुरा था। लेकिन लू फेंग तभी यहाँ पर काफी सारे शॉर्ट स्पेल के जरिए से उसके ऊपर हमला करता है, जो कि उसके घुटनों में जांघों तक में जा लगती है। तभी यहाँ पे लू फेंग अपने ब्लेड को भी उसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन जो क्यूलो बीस्ट है ना वो कम नहीं था, वो अपने दोनों हाथों से उसके ब्लेड को रोक लेता है। यहाँ पे वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग भी किसी से कम नहीं था। वो यहाँ पे उड़ते हुए जाता है और जाके ना सीधा इसके मतलब जबड़े पे एक लात रख देता है। बंदे का दांत वहां टूट चुका था और तभी वो काफी दूर जा गिरता है और तभी लू फेंग को मौका मिल जाता है। वो अपने वेपन को थ्रो करके उसकी तरफ मारता है, जिसके बाद उसे एक्सपेंड करते हुए सीधा उसकी तरफ चला के मारता है। इस दौरान ब्लेड का वो शेप ले चुका था, लेकिन यहाँ पे ये बीस्ट भी अपने हाथ से उसे रोक लेता है। पूरी फोर्स वो भी लगा रहा था, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे ब्लेड में इतनी ज्यादा दरारें पड़ती है कि वो चकनाचूर हो जाती है। यानी कि गाइस, इसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और लू फेंग को भी इसका इम्पैक्ट फील होता है और वो काफी दूर जा गिरता है। यहाँ पे लू फेंग मन में कहने लगता है कि यार इसकी पावर लेवल ये तो बढ़ती जा रही है, यूनिवर्स वेनरेबल से इसकी स्ट्रेंथ शुरू हुई थी और अब देखो जितनी ज्यादा फाइट ये चलती जा रही है उतना ज्यादा ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अब यहाँ पे फाइनली लू फेंग को धीरे धीरे बात समझ आने लगी थी कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा खतरनाक है। वो यहाँ पे उसके ऊपर काफी सारे अटैक करते हुए उसके बॉडी के पास से गुजर जाता है, लेकिन यहाँ उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ता। कहाँ पे
पहले एक मुक्के में उसने इसे ढेर कर दिया था और अब तो ये फाइट करते करते टायर 2 के यूनिवर्स मास्टर के लेवल पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे लू फेंग उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है, उसके कंधे से लेकर शोल्डर हर एक जगह पे अटैक करता है और जिसके बाद एक जायंट सा फिस्ट सीधा इसके चेस्ट पे लैंड करता है, जिसके चलते भाई उस बीस्ट की भी चीख निकल जाती है और वो काफी दूर पीछे जाने लगता है। लेकिन लू फेंग इसका पीछा नहीं छोड़ता, वो वापस से उसकी तरफ अटैक के लिए जाता है। अब तभी तब तक ये बीस्ट खुद को संभाल चुका था और लू फेंग नोटिस करता है कि इसकी पावर वापस से बढ़ रही है और तभी जैसे ही वो एक मुक्का उसके मुंह पे रखता है ना, उसके गाल पे, तो यहाँ पे भी लू फेंग फील कर पाता है कि टायर 3 ऑफ यूनिवर्स मास्टर कैसे यहाँ पे उसके मुक्के से वो थोड़ा दूर जा देता है। लू फेंग को भी ये फील होता है, वो काफी दूर चला जाता है। अब यहाँ पे जैसे लू फेंग अगली बार अटैक करने जाता है तो वो फील कर पाता है कि टायर 4। अब तभी यहाँ पे वो बीस्ट भाई अपना मुक्का लेके आता है उसे मारने। अब वो लू फेंग के ऊपर हमला करता है तो लू फेंग को ये अटैक पड़ते हैं, इम्पैक्ट के चलते पीछे जाता है और तभी लू फेंग चिल्ला के अपने स्लैश अटैक को उसकी तरफ मारता है। और भाई पहले ये अटैक जो कि उसकी बॉडी में स्क्रैचेस कर रहे थे, उसे इंजर्ड कर रहे थे, अब यहाँ पे वो अपने दोनों हाथों से ही उसे रोक के ना से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उड़ते हुए जाता है और लू फेंग की यहाँ पे मार लगा के रख देता है। लिटरली वो उसे लात घुसे मुक्के सब कुछ मारता है। लू फेंग फील कर पाता है कि टायर 5 की पावर आ चुकी है अब इस पे। उसके बाद एक स्ट्राइक और लू फेंग को सीधा वो जमीन में धसा के रख देता है। यहाँ पे बेचारा पड़ा हुआ था और फील कर पाता है कि जो क्यूलो मॉन्स्टर है इसकी बॉडी लगातार पल पल बढ़ती जा रही है और अब तो ये बहुत ही जल्द जो टायर 6 है उसके करीब पहुंचने वाला है। लेकिन लू फेंग इससे पहले कि सांस ले पाता भाई आफत उसके पीछे आ जाती है, यानी कि क्यूलो मॉन्स्टर आते साथ ही एक मुक्का उसके ऊपर रख देता है, बट बाल बाल बचता है लू फेंग। और जब उसके पास से वो गुजरता है ना, लू फेंग को अंदाजा हो जाता है कि वो अब तक इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। अब तभी यहाँ पे लू फेंग फील कर लेता है कि उसने अब तक इसे बहुत हल्के में लिया है और बस इतनी मामूली सी फाइट में भी उसने अपनी 8% डिवाइन बॉडी को लॉस्ट कर दिया, यानी कि गवा दिया। लू फेंग समझ चुका है कि वो ज्यादा देर तक कीप अप नहीं रख सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब तभी यहाँ पे उसके ऊपर हमला करने जैसे ही वो मॉन्स्टर आता है, वो यहाँ उसके चंगुल से निकलते हुए दूर चला जाता है और इमीडिएटली अपनी सीवो विंग्स का यूज करते हुए उन्हें एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि कितना अरसा हो गया ना हम दोनों को साथ लड़े हुए, और यहाँ पे गोल्डन कंट्री का वो यूज कर देता है। अब यहाँ पे उस बीस्ट को इस अटैक के चलते आगे आने में दिक्कत आने लगती है, वो तेजी से दहाड़ मारता है। तभी लू फेंग कहने लगता है कि जब तक मेरे पास सीवो विंग्स है ना तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो चिल्ला के अपना मुक्का उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब दोनों के मुक्के आपस में कोलाइड करते हैं, एक ह्यूज सा शॉक वेव और इम्पैक्ट रिलीज होता है जिसके चलते वो काफी दूर जा गिरता है। तभी लू फेंग आते साथ ही उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। अब यहाँ पे वो उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन लू फेंग उस दौरान उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, दे मुक्के इतने सारे अटैक करता है कि यहाँ पर अब लिटरली वो उसे अकेले कॉर्नर कर चुका था, लेकिन वो फाइट बैक फिर भी करता है। तभी यहाँ पे लू फेंग जैसे इसके ऊपर फाइनल स्ट्राइक करने जाता है, वो यहाँ पे उसे पकड़ते साथ ही ना किसी मच्छर की तरह मसलते हुए दूर फेंक देता है। अब लू फेंग वापस से फाइट बैक करने के लिए हवा में चमकते हुए उसके करीब जाता है, लेकिन भाई ये बीस्ट भाई एक मुक्के से लू फेंग को इतनी दूर फेंक देता है कि यहाँ उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही थी और पहले से ज्यादा स्पीड से बढ़ रही थी, जिसके चलते लू फेंग की आंखें बिल्कुल शॉक्ड से बाहर आ जाती हैं। अब तक के बीते एपिसोड में गाइस इतना शॉक्ड होते हुए मैंने उसे कभी नहीं देखा, और अब यहाँ पे वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है और यहाँ पे वो बीस्ट इतने ज्यादा वार करता है कि लू फेंग कहने लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट एक ट्रू गॉड के थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुकी है, ये तो बढ़ती जा रही है। अब लू फेंग को समझ नहीं आता कि भाई इसके अगेंस्ट अब वो सर्वाइव कैसे करे। अब तभी एक मुक्का और लू फेंग सामने वाली वॉल से जा टकराता है, जिसके चलते यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन चुका था। लू फेंग जिसके मुंह से खून निकल रहा था, वो जब अपने विंग्स को हटाता है ना सामने से, हाय यहाँ पे वो बीस्ट अपनी आंखें ऐसे किलिंग इंटेंट वाली खूंखार खतरनाक सी आंखों से ना उसे घूर रहा था, जिसके बाद उसका बस चल रहा था कि इसको यहीं पे क्रश कर दे। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि लू फेंग ने जिसकी उम्मीद ही नहीं की थी, यहाँ पे अचानक से वो बीस्ट ना उसे पहले तो कुर्राते हुए देखता है, तभी अचानक से वो बिल्कुल काम हो चुका था और उसके सामने पलटी मार के बैठ जाता है। ये देखकर तो लू फेंग भी हैरान था, और तभी यहाँ पे उसे आवाज सुनाई देती है और वो बताने लगते हैं कि तुम पास हो चुके हो और अब तुम आगे जा सकते हो। ये सुन नहीं था कि तभी वो बीस्ट भी बिल्कुल ऐसे शांत हो जाता है, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह, जैसे कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। इसी के साथ लू फेंग आगे बढ़ जाता है और नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए उसके पास से होके गुजर जाता है, लेकिन मन में वो यही कह रहा था कि यार लकीली मेरे लिए बस इतना ही टास्क था कि इसके अगेंस्ट मुझे सरवाइव करना है। अगर मेरा टास्क ये होता कि मुझे इसे डिफीट करना है तो शायद बात अलग हो जाती। अब तभी यहाँ पे हम सेकंड ट्रायल के अंदर बाकी सबको देख पाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी डियरबग मास्टर और डिवाइन आइरिस के शैडो डस्ट मास्टर और यहाँ उनकी वाइफ दोनों ही मौजूद थे, और हालत इनके देख के पता चल रही थी कि भाई फर्स्ट राउंड को क्लियर करने में लिटरली इनके पसीने छूट चुके थे। अब तभी यहाँ पे सडनली इनके सामने गेट ओपन होता है। ये लोग तो उम्मीद करके बैठे हुए थे कि शायद इनके सामने वापस से वो बीस्ट आ रहा है, लेकिन सडनली जैसे ही लू फेंग को ये देखते हैं ना, डियरबग मास्टर भी मान जाते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही
भलाई को यहाँ पे चूज किया है। अब तभी यहाँ पे भाई वो जो कपल होते हैं ना, यानी कि जो शैडो डस्ट मास्टर और उसकी वाइफ, उन लोगों से तो रहा ही नहीं जाता। और तभी उनमें से एक पूछने लगता है कि कैसे, क्या तुमने अकेले अकेले ये सब किया, तुमने अकेले इसका सामना किया और तुम उस मॉन्स्टर के हाथों बच भी गए। अब इन तीनों को देखते साथ ही ल्यूफेंग समझ आता है कि जो पर्सन यहाँ पे पहले ट्रायल पे मारा गया वो और कोई नहीं बल्कि लिu जिऊ मास्टर है। अब फ्लैशबैक का हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिu जिऊ मास्टर और यहाँ पे उस बीस्ट का जब एनकाउंटर होता है ना, तो यहाँ जैसे एक स्ट्राइक उसे पड़ती है तो वो काफी दूर जा गई थी और इतनी बुरी तरीके से ये क्लैश होता है कि उस बेचारी की जो डिवाइन बॉडी है वो कोलैप्स कर जाती है। ल्यूफेंग कहने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि एक कितनी कमाल की लिu जिऊ मास्टर जैसी एक प्लांट लाइफ फॉर्म वो तक यहाँ पे कोलैप्स कर सकती है, वो तक फॉलो हो सकती है। अब फर्स्ट राउंड का ट्रायल एंड होते साथ ही इनके सामने द्वानडोंग रिवर आ जाते हैं। अब यहाँ फर्स्ट राउंड के टेस्ट को क्लियर करने के लिए वो सभी को कांग्रेचुलेट करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग अब मिड कोर टेस्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ से तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना ही है, पीछे लौटने का तो कोई सवाल बचता ही नहीं। और बस यहाँ से सिर्फ वही लोग आगे बढ़ सकते हैं जिनको सच में उस इनहेरिटेंस की जरूरत है और जो कि उसके काबिल है। और जब तुम लोग नेक्स्ट हॉल में पहुंचोगे वहीं से तुम्हें इनहेरिटेंस का एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा और चाहे जो हो जाए तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। ये कहते हुए वो गायब हो जाते हैं। ल्यूफेंग सबसे पहले आगे बढ़ता है, बाकी सब उसके पीछे आते हैं। तभी इस दौरान ह्यूज एक्स क्रिएटर का उसे मैसेज आता है। यहाँ पे ल्यूफेंग इनसे मिलने पहुंच जाता है जहाँ पे जो क्या सिटी लॉर्ड है वो भी ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि असल में इन लोगों को ये खबर मिली है कि जो द्वानडोंग रिवर का इनहेरिटेंस है उसके लिए यहाँ पे कुछ लोग फाइट कर रहे हैं और जिस ट्रायल में तुम्हारा नाम भी मेंशन किया गया है और इसीलिए हम जानना चाहते हैं क्या ये बात सच है। ल्यूफेंग हाँ में जवाब देता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये खबर इतनी जल्दी फैल गई, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। तभी वो दोनों कहने लगते हैं, अब तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ल्यूफेंग से कहने लगते हैं कि ल्यूफेंग तुम अपने इनहेरिटेंस पे फोकस करो और रही बात ह्यूमन रेस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपना ख्याल रखना होगा और बहुत ज्यादा चौकन्ना भी रहना होगा क्योंकि अब तक तो यूनिवर्स के कोने कोने में भी इस इनहेरिटेंस की खबर पहुंच चुकी होगी। इस इनहेरिटेंस के लिए जो स्ट्रगल है ना वो पहले से और ज्यादा इंटेंस होता जाएगा। तुम्हें आइडिया भी नहीं कि कितने लोग ऑलरेडी इसके पीछे लग चुके हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें काफी डिफरेंट जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में ईस्ट एम्पायर के होली लैंड यूनिवर्स का एंडलेस गॉडली सेक्टर है। यहाँ पे काफी सारे एल्डर और जो बाकी सारे लोग थे ना ऑलरेडी मौजूद थे, कुछ तो कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन जो तीन बंदे यहाँ पे आपस में जैसे गैदर होते हैं ना सडनली यहाँ पे जो एंसेस्टर ट्री है वो काफी तेजी से ग्लो करती है और एक रिंग की आवाज भी आती है जिसके चलते सभी का ध्यान उस ओर जाता है। वो लेडी कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर एंसेस्टर ट्री 5 कलर्ड लाइट में कैसे ग्लो कर सकता है। इसका तो बस एक ही मतलब हुआ कि एंसेस्टर इस वक्त यहाँ अपीयर होने वाले हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब तभी यहाँ नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर की एंट्री होती है और जब वो आसपास का फिनोमेना देखते हैं ना जहाँ पे काफी अमाउंट में लाइफ और छा चुकी थी, बड़े बड़े पेड़ उग रहे थे, तो वो भी समझ चुके थे कि एंसेस्टर वो इतने टाइम बाद आ रहे हैं। सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उनमें से कहने लगता है कि मैं असल में 82 रीइंकार्नेशन एरा से ऐसे ही लगातार जीता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक हमारे एंसेस्टर को नहीं देखा है और फाइनली आज मेरी जिंदगी में वो दिन आने वाला है जब मैं हमारे एंसेस्टर से मिलने वाला हूँ, मोर लाइक कि वो अपीयर होने वाला है। अब तभी जो एंसेस्टर ट्री थी उससे एक तेज और काफी शार्प डिवाइन लाइट इमिट होती है जो कि सीधा काफी ऊंचाइयों तक जाती है, इतनी ज्यादा कि यहाँ पर जब बाकी सारे लोग ये नजारा देखते हैं ना तो वो लोग भी स्पीचलेस हो चुके थे। अब तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके इनके एंसेस्टर का फिगर बनता है और यहाँ पे डिवाइन लाइट चारों तरफ फैल जाती है और जिनकी बॉडी से टकराती है उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि आखिर मेरी बॉडी में इतनी चेंजेस कैसे आ रही हैं, मेरी डिवाइन बॉडी जिसे कि मैंने न जाने किस हद तक खो दिया था अब ये काफी रैपिडली रिस्टोर होने लगी है। अब इस चीज के लिए सभी लोग एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी यहाँ ईस्ट एम्पायर एंसेस्टर फाइनली अपीयर हो जाते हैं। भाई ये तो इनका हाल था। अब यहाँ बाकी सारे रेसेस के साथ भी सेम यही चीज हो रही थी जहाँ डिवाइन आई रेस का जो एंसेस्टर है वो भी अपीयर हो जाता है, जहाँ पे आते साथ ही वो अपने लोगों को कमांड देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो सेकंड ट्रू मास्टर है वो आते साथ ही कहने लगते हैं कि मैं हाजिर हूँ। अब यहाँ पे हम देख पाते कि उनके साथ साथ जो बाकी के मास्टर है वो भी आने लगते हैं जिनमें फर्स्ट ट्रू मास्टर भी आ जाते हैं और उनकी अपीयरेंस से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बोर्ड ऑफ मौजिलम भाई यहाँ पर जो एपिक बैटल होने वाली है उसकी तैयारी, उसकी जो फाउंडेशन की नींव है वो अभी से शुरू हो चुकी है और आगे आने वाले एपिसोड में भाई तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। इसी के साथ गाइज एक और दूसरी जगह का हमें सीन दिखाया जाता है जो कि असल में पर्पल मून होली लैंड यूनिवर्स है और यहाँ पर भी बस चारों ओर बोर्ड ऑफ मौजिलम के ही चर्चे हो रहे थे, सारे लोग तैयार थे। वापस से हमें यहाँ पे नॉर्थ एम्पायर को दिखाया जाता है जो कि बताने लगते हैं कि जो यूनिवर्स ओशन के 3 डेंजरस लैंड में से एक यूनिवर्स बोर्ड खबर आ रही है बोर्ड ऑफ मौजिलम की, क्या ये सच है। अब तभी यहाँ पे कुछ मास्टर्स आगे जाके रिस्पेक्ट के साथ हमें जवाब देते हैं, तो वो बताने लगते हैं कि बताओ ये जो इनहेरिटेंस की रेस है क्या इसके लिए कोई वॉलंटियर तैयार है। काफी सारे लोग एक साथ हमें जवाब देते हैं। सेम सीन यहाँ पे जो डिवाइन आई रेस है वहाँ पे भी होता है और वो लोग भी कह रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है इससे पहले कि नेक्स्ट रीइंकार्नेशन एरा आए और हमारी पूरी की पूरी ये जो रेस है मिट जाए, उससे पहले हमें कोई ना कोई सर्वाइवल चांस ढूंढना होगा और शायद ये आखिरी चांस है। यहाँ पे 7th टाइम मास्टर का साथ देने के लिए बाकी मास्टर भी आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ मैं इनके साथ जाऊंगा। वही दूसरी तरफ नॉर्थ एम्पायर जो नॉर्थ स्टार मास्टर है उनको ऑर्डर देते हैं और कहने लगते हैं कि अपने साथ 20 माहिर यूनिवर्स मास्टर की टीम बनाओ, उन्हें ले जाओ और हाँ बैकअप के तौर पे 2000 इमोर्टल्स को भी ले जाओ, कोई कमी नहीं
रहनी चाहिए। यहाँ पे हम देख पाते हैं नॉर्थ थ्रू स्टार मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही एम्पर बताने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए हमारे ईस्ट एम्पर होली लैंड यूनिवर्स को ही डोंग डोंग रिवर इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके बोर्ड ऑफ मॉजिलम के लिए निकल पड़ो। ये सुनकर ट्रू मास्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ डिवाइन आइरिस के अंदर तो अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पे जो 7th मास्टर और जो 2nd मास्टर है ना, इन दोनों की टीम बनती है और इन्हें भी कांग्रेचुलेट किया जाता है और कहा यह जाता है कि चाहे जो हो जाए वो चीज हमारे पास लेके ही आना। अब ये लोग भी एक्साइटेड थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी रेसेस का भी यही सीन था। यहाँ पे तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लुओफेंग और बाकी सबको देख पाते हैं जो कि यहाँ पे जो सेकंड ट्रायल है उसके लिए आगे बढ़ चुके थे। इस दौरान रास्ते में लुओफेंग अपने आसपास देखता है तो यहाँ पर वो समझ आता है कि भाई इन लोगों को उससे काफी ज्यादा चिढ़ मच रही है। साथ ही उससे जब ये पता चलता है ना कि इतने पावर हाउसेस जो मेजर पावर हाउसेस है यूनिवर्स के वो ऑलरेडी इस इनहेरिटेंस पे अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, लेकिन जो हमारा ह्यूमन रेस है उसके पास बस कुछ ही एक्सपर्ट्स है गिने चुने जो कि यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन लुओफेंग जानता है कि अगर वो लोग नंबर से मुकाबला नहीं कर सकते ना तो उसके पास भी अलग रास्ते हैं इनसे कम्पीट करने के। अब यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी इनके सामने जो दुआन डोंग रिवर मास्टर है वो आ जाते हैं और आते साथ ही इनके सामने इन्हें अपना अगला टास्क दिखाने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे सभी लोग पहले इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और जैसे ही वो अपने लेफ्ट की ओर इशारा करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे जो कॉन्स्टलेशंस प्रोजेक्शन है वो इन्हें नजर आते हैं, जिसे देखते साथ ही जो यहाँ पे डियरबर्ग मास्टर है वो हैरान तर कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है। अब तभी यहाँ पे लेफ्ट में भी इन्हें दिखाया जाता है जो कि इनकी तादाद में थोड़े कम थे। अब तभी यहाँ पे वो पूछने लगते हैं कि बताओ क्या तुम इन्हें देख सकते हो। शैडो डस्ट मास्टर रिस्पेक्ट के साथ बताने लगते हैं कि बिल्कुल, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड हम देख पा रहे हैं ये असल में 123 3 डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्शन है और रही बात राइट साइड में जो हम देख पा रहे हैं वहाँ पे 10,000 से ज्यादा कॉन्स्टलेशंस है। लुओफेंग तभी बताने लगता है कि हर कॉन्स्टलेशन अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय गेम को कैरी किए हुए है। ये सुनकर शैडो डस्ट मास्टर बताने लगते हैं कि लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे कंप्लीट है लेकिन जो राइट साइड के हैं वो कंप्लीट नहीं है और हमें दिखाया भी जाता है कि कुछ ओपनिंग हो रहे, कुछ एंड गेम है, कुछ सोल्यूशन है। लेकिन जो डियर मास्टर है ना उनकी नजरें कुछ और ही ज्यादा तेज थी और वो बताने लगते हैं कि पर देखने वाली बात यह है कि जो यहाँ राइट साइड के जो प्रोजेक्शन है उनमें 123 राइट साइड के जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 123 प्रोजेक्शन है वो एग्जैक्टली लेफ्ट के जो 123 प्रोजेक्शन है उनसे बिल्कुल हूबहू मैच करते हैं, जैसे कि ये दोनों आपस में पेयर हो। अब ये सुनते साथ ही वो बताने लगते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। तभी यहाँ पे इनका एक जायंट सा फैंटम यहाँ अपीयर होता है जो कि आते साथ ही अपने हाथ को उठाकर बीच में ना एक लाइन को ड्रॉ करता है जैसे कि कोई डोर को वो ओपन कर रहा हो और फिर अपने दूसरे हाथ को नीचे से ऐसे उठाता है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा गेम हो, एक ऐसा बोर्ड गेम जो कि इनके होमलैंड में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था और इसके बारे में खुद यहाँ पर जो दुआन डोंग रिवर के इनहेरिटर है वो बताने लगते हैं। वो यहाँ बताने लगते हैं कि ये जो गेम है ये हमारे होमलैंड में इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इसके जरिए से कॉम्प्रिहेंशन को शार्प और ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है और ये सबसे पॉपुलर वे है और जैसे कि आसान लफ्जों में राइनाकोर्स एम्परर गेम कहा जाता है। और तुम्हें सबसे पहले जो लेफ्ट के साइड स्टार्टिंग के जो 123 गेम्स है उनके सॉल्यूशन को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद ही तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा और जिसके बाद ही शायद तुम वर्कआउट कर पाओ। गेम के कुछ बेसिक से रूल्स हैं, उसके बाद गेम 124 हम शुरू करेंगे जो राइट में है। यहाँ पे बेसिकली हमें एंड गेम का सीन दिखाया जाता है जो कि इनका 124 गेम है और आगे वो बताने लगते हैं कि तुम्हें बस इन्हें ही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। इसी के साथ अचानक से ये जगह शेक करने लगती है और वो आगे बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े 4 क्रिस्टल प्लेयर्स देख रहे हो इनमें से हर एक तुमसे बिलोंग करता है, तो अपने डिवाइन पावर का यूज करो अपने सॉल्यूशन को ट्रेस करने के लिए और जिसके बाद बस ये जो क्रिस्टल पिलर है इनमें तुम्हें उन्हें ट्रांसमिट करना है। अब यहाँ पे सबके सब एक एक करके गायब होकर अपने अपने पिलर्स में पहुंच जाते हैं और सबके पिलर की हाइट जो थी वो कम ज्यादा थी, यानी कि जिसका जितना नॉलेज जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उतना उसका लेवल होगा। अब यहाँ पे सबके सब रेडी हो जाते हैं अपने अपने पिलर पे आते साथ ही। तभी आगे वो बताने लगते हैं कि जो समय तुम्हें दिया जाएगा अगर तुमने उस तय समय के अंदर 6000 से ज्यादा गेम्स को सॉल्व कर लिया तो तुम्हें पक्का दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये जो इनहेरिटेंस है इसे उसी वक्त दे दिया जाएगा, वो इनहेरिटेंस जिसके लिए आज तुम लोग यहाँ पे बैटल कर रहे हो। ये सुनकर सब एक्साइटेड थे लेकिन वो आगे बताने लगते हैं कि पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिवर्स मास्टर के लिए 1500 गेम तक पहुंच पाना बहुत कम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे वो बिलो मिनिमम तक पहुंचा और बिलो मिनिमम तक तो तुम लोग कभी भी नहीं पहुंचना चाहोगे क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का मतलब बस एक ही है और वो है तुम्हारी एब्सोल्यूट डेथ। कहते साथ ही उनका जो जायंट सा फैंटम था ना वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे गाइस सभी लोग अपने ट्रायल के लिए रेडी हो जाते हैं और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। बट गाइस हमने चैनल पे एक नई कमाल की हॉरर लूंगा के ब्रेकडाउन को शुरू किया है और उम्मीद करती हूँ तुम लोग को पसंद आ भी रही होगी और जो कि कमाल की है जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लेना को सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की है। सो गाइस हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के लिए तुम सब कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इसके बारे में भी जरूर बताना। और देखने वाली बात ये होगी कि अपना लुओफेंग आखिर किस लेवल तक जाता है और बाकी सारे लोग उसे कितना ज्यादा टक्कर दे पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन गाइस जो लोग भी नॉवल फैंस हैं उन्हें तो पता ही है कि इसके आगे क्या होगा। होप कि तुम लोग आगे चलकर
के स्पॉयलर्स नहीं दोगे, बिकॉज बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो। साथ ही जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्यों यहाँ पे जो दुआनदोंग रिवर मास्टर है उन्होंने लू फेंग को आगे अकेले जाने दिया उस ट्रायल के लिए, तो यार कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम में से कितने लोगों को नॉवल के बारे में पता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये ब्रेकडाउन वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।